अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अहमद नदीम हई और आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ हाज़िर हूं और ये है हेयर फॉल के बारे में कि हमारे बाल क्यों गिरते हैं, उसकी वजूहात, बचाव और कैसे उसको अगर कोई चांस है कि दोबारा रीग्रो करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो इसमें सारी हम वो भी बताएंगे कौन कौन सी मिथ्स हैं, कौन कौन सी हमारी बातें जो मशहूर हुई हैं, जो गलत बातें मशहूर हुई हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे ये बाल गिरने का चांस बढ़ जाता है। और न्यूट्रिशन में हम क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। अब जैसे जेनेटिक्स है, वरासत में ही बाल कम आए हैं तो उसका शायद हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम डाइट में, न्यूट्रिशन में कोई मल्टीविटामिन खा सकते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो ले जी, ये अब आपको पहली जो स्लाइड है। अच्छा जी, अब नॉर्मल क्या है। अब आपके कंघी आपने की, कुछ बाल निकले, तो नॉर्मली एक इंसान के 50 से 100 जो बाल हैं वो रोज़ गिरते हैं और ये नॉर्मल है 50 से 100, ठीक है। और अगर आपको लगा कि भाई ये ज़्यादा हो गए हैं, जो बालों के दरमियान जो जगह है वो बढ़ती जा रही है और जितने नॉर्मली बाल कंघी में आते थे उससे ज़्यादा आ गए हैं, तो और बीच में कोई आप सोचें गंज के आ गए हैं, पैचेस आ गए हैं, कोई आपके सर पे कोई ख़ारिश हो रही है, कोई एलर्जी हो रही है, तो फिर आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएंगे। अच्छा जी, तो अब यह है कि अप्रॉक्सीमेटली हमारे सर में, एक इंसान के सर में 1 लाख से ज़्यादा बाल होते हैं और उसमें जो है ना, एक ग्रोथ कितनी होती है, 1 लाख से ज़्यादा जो बाल हैं और एक बाल कितना ग्रो करता है, तो वो करता है 1 महीने में 1 सेंटीमीटर। आपको पता है 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 1 इंच जो होता है ना, उसमें 2 से ज़रा ज़्यादा सेंटीमीटर होते हैं। और 85 से 90% जो है ना वो बाल हर वक्त ग्रो कर रहे होते हैं। और एक बाल कितनी उसकी लाइफ है, 2 से 6 साल, ठीक है ना। तो इंटरेस्टिंग बातें कई जाते हैं, मैंने भी, क्योंकि मैं कोई ऐसा हेयर का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, एक फैमिली फिजिशियन हूँ, तो मैंने भी थोड़ी सी रिसर्च की है। कुछ चीज़ें मेरे लिए भी नहीं हैं, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें भी सीखी हैं। तो अब यह है कि अब बहुत सारे बाल जो है ना हर वक्त साइकिलिंग कर रहे होते हैं, मतलब वो कोई इनिशियल स्टेज पे होता है, कोई दरमियान में होता है कोई। तो ये है कि अब जब, क्योंकि ये बाल जो हैं ये फास्टेस्ट ग्रोइंग चीज़ है बॉडी में, बहुत तेज़ी से ये होता है, तो इसलिए अगर आप इसके फॉलिकल को, जहाँ से ये बाल निकलता है, उसको अच्छी कंडीशंस देंगे तो वो बड़ी तेज़ी से, जैसे एक बीज है, उसको आप अच्छा पानी, उसको अच्छी खाद, उसको सब चीज़ देंगे तो बड़ी जल्दी ग्रो करता है, ठीक है, और बड़ा अच्छा ग्रो करता है। तो ये कुछ टेक्निकल 1-2 स्लाइड्स हैं, आप आम आदमी के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि एक प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा साइंटिफिक बनाने के लिए है कि एक जो बाल है उसको अगर क्रॉस सेक्शनल उसको अंदर से देखेंगे तो उसमें क्या क्या होता है, ठीक है ना। उसकी 3 लेयरें हैं। सबसे बाहर जो सख्ती चीज़ है वो है क्यूटिकल, और जो बिल्कुल दरमियान में जो समझे जो थोड़ी सी जान होती है जिसमें, वो मेडल्ला है। और उस जो क्यूटिकल और कॉर्टेक्स के दरमियान में, क्यूटिकल और मेडल्ला के दरमियान में कॉर्टेक्स होती है, ठीक है जी। ये हो गया जी। तो अब ये जो ऊपर की क्यूटिकल है ये हीट से, साबुन से और हार्ड जो पानी होता है, भारी पानी, उससे भी ख़राब हो सकती है। तो जो कॉर्टेक्स है वो दरमियान का मेन पार्ट, वो केराटिन है, प्रोटीन है, सही है, और उसी में वो मेलानिन भी होता है, उससे कलर भी आता है और उससे सारी ताकत आती है, और जो दरमियान में सॉफ्ट है। अच्छा जी, तो आया है कि जब, इसीलिए वो जो बाहर से वो डेड केराटिन होती है, जब बाल काटते हैं तो आपको दर्द नहीं होती, ठीक है ना जी। तो आप जनाब इसमें जो कॉर्टेक्स है वो इसकी पिगमेंट भी है, उसमें केराटिन भी है, और जो दरमियान में मेडल्ला मैंने बताया सॉफ्ट चैनल है। तो अब ये जो उसके जो हमें नज़र नहीं आ रहा, जो उसकी रूट है वो स्किन के नीचे है, सही है जी। उसको हमने खुराक देनी है, नरिश करना है। और अब एनाटमी आ गई इसकी, यही है कि जो सबसे, ये एक छोटी सी फैक्ट्री है, एक बाल है, उसके नीचे उसका फॉलिकल है, उसकी बड़ी हैवी, और स्लाइड बनाई हुई है, उसकी बड़ी अच्छी ब्लड सप्लाई होगी। तो जैसे उसकी जड़ें होंगी तो तभी कोई पौधा निकलेगा। और उसको क्या चीज़ें चाहिए, ऑक्सीजन, आयरन और खुराक। और उसका जो है, जो वो कोई भी और सेल
जो बल्ब में सेल जिस तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो शायद बॉडी में जो सबसे फास्ट ग्रो करते हैं सेल, उनमें इनका शुमार होता है। और उसके बाद होता है आयरन, प्रोटीन और विटामिन चाहिए इनको। और इसमें सेबेशियस ग्लैंड भी होता है, वही जिसमें जो ऑयल है जो उसको सप्लाई देता है, जो देगा, और थोड़ा सा उसको थिंदापन है। इसीलिए कहते हैं बहुत बार बार रोज़ बाल साबुन से ना धोएं। और जो हार्मोन्स हैं, DHT जो है, ये टेस्टोस्टेरोन का जो डेरिवेटिव है, तो ये इन आदमियों में ये जो थोड़ा सा यहाँ से बाल कम होते हैं, तो ये टेस्टोस्टेरोन, DHT, और औरतों में मेनोपॉज के बाद हार्मोन्स का भी रोल होता है। अच्छा जी, अब फिर ये एक थोड़ी सी टेक्निकल सी स्लाइड है कि ये इसकी जो साइकिल है, तो सबसे पहला जो है वो ग्रोइंग जो होती है, एनाजन उसको कहते हैं, 2 से 6 साल इन लाइफ। फिर दूसरा है ट्रांजिशन, कैटाजन है, 2 से 3 हफ्ते उसमें लगेंगे कि भाई उसको रेस्टिंग फेज़ में आएगा, वो तकरीबन 3 महीने आएगा। और एक्सोजन कि जब वो हेयर फॉल करेगा। तो ये 4 इसकी स्टेजेस हैं, 2 से 6 साल है। तो फॉलिकल साइकिल इंडिपेंडेंटली, सो वी नेवर गो बट, तो ये हर जो मतलब है बाल की जो साइकिल वो अलग है। तो एक ही टाइम में सारे बाल उतरेंगे भी नहीं, कुछ उतर रहे होंगे, कुछ नए बन रहे होंगे, कुछ ये चारों स्टेजों में मुख्तलिफ, जो आपके 1 लाख से ज़्यादा बाल हैं वो मुख्तलिफ स्टेजों में होते हैं। तो ये इसलिए एक दफ़ा इकट्ठा नहीं होता। और अगर आप किसी वक्त भी जब बाल नज़र आते हैं कि बाल उतर रहे हैं ज़्यादा, तो वो 3-4 महीने पहले में कोई गड़बड़ हुई होती है, जिसकी वजह से वो आपके बाल उतरना शुरू होते हैं। जब उतरना शुरू होते हैं 3-4 महीने गुजर गए होते हैं, और उसमें बुखार हो सकता है, कोई भी बीमारी हो गई, कोई बच्चा किसी के बेबी हुआ, स्ट्रेस होता है, कमज़ोरी भी हो जाती है, किसी ने क्रैश डाइट का ही, जिस वेट आपने जब भी कम किया, किसी भी तरीके से किया, तो बाल कम हो जाएंगे, और स्ट्रेस हो गया जी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जो 6 रियल रीज़न्स हैं हेयर फॉल के, 6, ठीक है। पहला जेनेटिक या हार्मोनल, और वही पैटर्न बाल्डनेस, आदमियों की रिसीडिंग होती है, DHT, टेस्टोस्टेरोन, थायराइड, और PCOS, पोस्टपार्टम, मीनोपॉज, ठीक है, बेबी होने के बाद और मीनोपॉज पे, तो ये हार्मोन्स कम होंगे, बाल कम हो जाएंगे ख़वातीन में भी। न्यूट्रिशनल, अब न्यूट्रिशनल देखें, ये हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, लो जी। लो आयरन और हीमोग्लोबिन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। विटामिन D पाकिस्तान में इतनी कॉमन है, स्पेशली ख़वातीन में बहुत ही कॉमन है विटामिन D की कमी। जिंक, प्रोटीन, गोश्त वगैरह, महंगाई इतनी है, सारा बंदा इतना गोश्त अफोर्ड भी नहीं करता, और कुछ हमें अवेयरनेस भी नहीं है, तो ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें आपकी प्रोटीन कम होता है। B12 और विटामिन C। उसके बाद आ गया स्ट्रेस और इलनेस, फिर वही हाई फीवर, इन्फेक्शन, कोई सर्जरी, कोई कोविड, कोई क्रैश डाइट्स, और कोई मेजर स्ट्रेस, ये हो गया तीसरा। चौथा हेयर केयर और वाटर, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वक्ती ये बहुत फ़र्क डालता है। तो हार्श शैम्पूज़ और सोप्स, आपको पता है जितनी मिलावट है और जिस तरह के बार सोप्स होते हैं वगैरह, तो वो बालों के लिए इतने अच्छे नहीं हैं। और हार्ड वाटर, पानी भी कई दफ़ा उतना अच्छा नहीं आ रहा होता, बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं आ रहा होता। और हीट हो गई, केमिकल्स हो गए, और टाइट स्टाइलिंग, बहुत ज़्यादा कस के पोनी की हुई है, कस के कोई, तो वो। अच्छा जी, मेडिकल और ड्रग्स हैं, तो कुछ मेडिसिन है, कुछ क्रॉनिक बीमारियां हैं, ऑटोम्यून हैं, कुछ बाल एकदम एलोपेशिया रीटा वगैरह हो जाता है कि अचानक बाल उड़ जाते हैं, कुछ समझ नहीं आती, बॉडी अपने बालों के ख़िलाफ़ ही वो एक्शन शुरू कर देती है। और लाइफस्टाइल तो आपको पता है, स्मोकिंग, स्लीप पूरी ना हो, और वही रैपिड वेट लॉस या ज़्यादा ओवर स्टाइलिंग उसी में आ जाती है। तो ये बाल्डनेस जो है पैटर्न क्या हुआ कि हेल्दी से मेल न्यूट्रिशन हुआ, और माँ जो मेल्स हैं वो 50 साल के तक जाके तो 50% वो उनके बाल कम हो गए होते हैं, और जो हैं औरतें वो मीनोपॉज के बाद 45-50 के बाद भी उनके तकरीबन हर 5 में से 1 खातून जो है वो बुरी तरह मुतासर होती है, जिसके बाल बहुत कम होते हैं। वही मैंने बताया DHT, टेस्टोस्टेरोन जो है वो हो गया। उसके बाद बाल जो हैं वो थिनर हो गए, शॉर्टर हो गए, लाइटर हो गए, और मेन में रिसीडिंग हेयर लाइन हो गई यहाँ से और क्राउन उड़ा। वुमेन में जो वाइडनिंग, उनके आपस में बालों में वक्फा आ गया और बहुत टॉप पे जाके कमज़ोर हो गई, और जो है ये कॉमनस्ट कॉज है दोनों सेक्सेस में, ठीक है, दोनों जेंडर्स में।
अच्छा जी, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये है कि न्यूट्रिएंट्स हैं, जो खुराक की जो मैंने बताया 6 चीज़ें हैं, वो करती क्या हैं और वो फिर कैसे होती हैं। सबसे पहले आगे आयरन हीमोग्लोबिन, में बताया बहुत सबसे ज़रूरी है। कैरीज ऑक्सीजन और फ्यूल फास्ट डिवाइडिंग रूट सेल, जो तेज़ी से बन रहे होते हैं बाल और ग्रोथ हो रही होती है और वो बढ़ रहे होते हैं, तो उसमें आयरन और हीमोग्लोबिन बहुत काम करता है। और ये टॉप रिवर्सिबल कॉज है। इसको अगर आप पूरा कर लेंगे तो बहुत सारे बाल उतरने कम हो जाएंगे। और ये हैवी पीरियड्स और गोश्त कम खाना और ब्लड लॉस की वजह से हो सकता है। दूसरा विटामिन डी आ गई, तो ये हेल्प करती है। जो रेस्टिंग फॉलिकल है, मैंने आपको बताया 4 स्टेजेस हैं, उनको ग्रोथ के स्टेज में डालने के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। और ये आपको पता है धूप में होती है, तो धूप का जो शहरों में एक्सपोजर कम होता है, बड़ी ऊंची मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आ गई हैं, गर्मी हो गई है, लोग धूप में नहीं जाते, कपड़े बड़े कवर्ड होते हैं, मुंह भी कवर होता है, तो कवर्ड स्किन और इंडोर वर्क होता है। और जिंक आ गया जी, को फैक्टर फॉर फॉलिकल स्ट्रक्चर एंड रिपेयर। पुअर डाइट, घट एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम में भी जो है जिंक कम हो जाता है। प्रोटीन्स, हेयर जो है वो 90% कैराटिन है, प्रोटीन है रॉ मटेरियल उसका। तो क्रैश डाइट और कम इनटेक और ज़्यादा उम्र में जाके ये हो जाएगा। अच्छा जी, विटामिन B12 और फोलेट, रेड सेल और DNA सिंथेसिस फॉर द ग्रोथ, फॉर वेजिटेरियन और वेजन्स में इसकी कमी हो सकती है। विटामिन C बिल्ड्स कोलेजन एंड हेल्प एब्जॉर्ब प्लांट आयरन। तो लो फ्रूट और वेजिटेबल इनटेक जो है, ठीक है। तो इसका बड़ा, इसमें गैस नहीं करना, ये हमने एक लाइन डाली है, गैस नहीं करना, टेस्ट करना है। टेस्ट क्या है? हीमोग्लोबिन, फेरेटिन, थायराइड, TSH और विटामिन डी, ये 4 टेस्ट हैं। इससे आपको एकदम अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हालात हैं अभी। अच्छा जी, आयरन, फेरेटिन और हीमोग्लोबिन। लो आयरन स्टार्व्स द रूट। जब आयरन का लो होगा, जितना ख़वातीन में, सारी दुनिया में ख़वातीन में आयरन कम होता है और पाकिस्तान में और ज़्यादा कम है, तो जो रूट सेल डिवाइड फास्ट एंड नीड आयरन टू डू इट। फेरेटिन जो है वो ड्रॉप्स बिफोर हीमोग्लोबिन, हेयर फॉल कैन स्टार्ट बिफोर ऑब्वियस एनीमिया। यानी अभी एनीमिया ऑब्वियस नहीं भी हुआ तो हेयर फॉल शुरू हो जाएगा। वुमेन में बड़ा कॉमन है। और फेरेटिन जो है ना 30 से 40 Ng/ml जो है ना, ये कॉमन टारगेट है। कम से कम इतना कर लें, 30 to 40 कर लें तो उससे होगा। और आप ये देख लें कि लो फेरेटिन जो है वो 45% है और लो विटामिन डी 34% है और लो जिंक 10% है, ठीक है, जिनमें टेलोजन जो बाल कम हो रहे हैं। तो आयरन रिच फूड जो है विटामिन C के साथ उसको करेंगे तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। लेमन, ऑरेंज, गुआवा, आंवला के लोग बना लेते हैं, तो वो अचार भी डाल लेते हैं और कोई मुरब्बा भी डाल लेते हैं। और टी और कॉफ़ी को अलहदा रखें, उससे भी एब्जॉर्प्शन हो जाती, कम होती है। लो जी, विटामिन डी भी मैंने बताया था, साउथ एशिया में बहुत है। स्किन एक्सपोजर कम है, इंडोर वर्क है, कवरिंग क्लोज हैं। जो डार्क स्किन है उसको ज़्यादा सनलाइट चाहिए कि उसको विटामिन डी बनाने के लिए। बहुत गोरा बंदा होगा, मेलानिन कम होगा, तो वो सनलाइट ज़्यादा काम करेगी। अच्छा जी, और बहुत फ्यू जो है ना हमारे नेचुरली रिच फूड्स हैं हमारे पास। फोर्टिफिकेशन जो होती है वो इतनी कंपलसरी, इतनी सख्ती नहीं होती कि हर चीज़ में विटामिन डी डली होनी चाहिए, बाहर के मुल्क में होती है। और जो आपको मैंने बताया था विटामिन डी करती क्या, रेस्टिंग जो फॉलिकल्स हैं उनको री एंटर करती है ग्रोथ फेज़ में, ठीक है जी। तो अब ये है कि इसका वही डाइट में फोर्टिफाइड मिल्क होना चाहिए, एग्स, फैटी फिश होना चाहिए। और इसी तरह आप देख लें, स्लाइड है, ग्राफ बना हुआ है। अच्छा जी, बायोटिन, कोलेजन और विटामिन C, ये मिथ भी हैं, ट्रूथ भी है। अब मिथ्स क्या है कि बायोटिन जो है ना वो फिक्स कर देती है हेयर फॉल को, तो बायोटिन डेफिशिएंसी बहुत कम होती है, तो इसलिए ये सारी मिथ ही लगती है। और जितना ज़्यादा बायोटिन लेगा उतना ज़्यादा बाल अच्छे होंगे। हाई डोज कैन फास्टली स्क्यू लैब टेस्ट, थायराइड, ट्रोपोनिन स्टॉप 2 days बिफोर। यानी बायोटिन ज़्यादा दी होगी तो आपके बाकी के टेस्ट भी को सही नहीं आएंगे। कोलेजन पिल्स रीग्रो हेयर, ये भी मिथ है जी। और दिस शैम्पू क्योर्स बाल्डनेस, शैम्पू कोई भी बाल्डनेस को क्योर नहीं कर सकता। और असल बात क्या है जी, वॉच एक्चुअली वर्क्स, फाइंड एंड करेक्ट मयर्ड डेफिशिएंसी। आपने टेस्ट कराने हैं और उसमें देखना है कि कौन कौन सी डेफिशिएंसी है, और उन्हीं को विटामिन, आयरन और विटामिन डी सबसे कॉमन है। विटामिन C भी देंगे और प्रोटीन भी खाएंगे, क्योंकि मेनली हेयर, बाल जो है प्रोटीन ही होता है। और उसके बाद आप सब्र करेंगे, 3 से 6 महीने लग जाएंगे आपके सारे काम जो है ना करने पे।
और हेयर फॉल जो पाकिस्तान में, साउथ एशिया में जो क्या है कि जो 80% ख़वातीन हैं वो आपकी विटामिन डी डेफिशिएंट है सबसे। देखिए, और ये ग्राफ है, एनीमिया 42% हो गया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया 18% हो गया, विटामिन डी और 80, विटामिन ए 27, कैल्शियम 26%, जिंक 22% और आयोडीन डेफिशिएंसी 17%। तो पाकिस्तान में इतनी ये डेफिशिएंसीज़ हैं, इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट एनीमिया है, तो इसको आपने ठीक करना है। शैम्पू, सोप्स और हार्श स्टाइलिंग, तो ये बार सोप बड़े ये ख़तरनाक होते हैं और हफ्ते में आप 1-2 दफ़ा बाल धोएं, पानी से रोज़ धो लें, लेकिन शैम्पू बार बार ना करें। ये जो सारे शैम्पूज़ में सल्फ़ेट होता है, अब दुनिया सारी में रिवाज हो गया है कि सल्फ़ेट फ्री शैम्पूज़ आ गए हैं। और हीट और केमिकल ट्रीटमेंट कम कराएं। टाइट स्टाइलिंग पहले भी बात की है, उसको रफ़ हैंडलिंग, उसको ज़ोर ज़ोर से तौलिया मारेंगे तो उससे भी गड़बड़ होगा। तो वही है, वॉश तो 2 से 3 दफ़ा एक हफ़्ते में ज़्यादा से ज़्यादा आपने बाल धोना है उसको किसी चीज़ से, और बार सोप्स को वाइड करना है, टाइट नहीं करना, और शैम्पू बड़े एहतियात से इस्तेमाल करना है। और हार्ड वाटर और हार्मफुल वाटर, अच्छा जी, हार्ड जो वाटर है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम उसमें ज़्यादा होता है, ये भारी पानी जो होता है पाकिस्तान में बड़ा आम है, और मिनरल जो है वो बालों में और ये आपके सर पे तालू पे जुड़ जाते हैं और डल रफ़ और उसको टैंगल्ड हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। तो इसको और ये सोप के साथ ये और ज़्यादा अजीब सी चीज़ बन जाती है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि इसको ना, जो आखिरी रिंस है ना, अगर आप अफोर्ड करते हैं तो उसको फ़िल्टर्ड पानी से धोएं बालों को, और उसके बाद ठंडे पानी से धोएं। और शावर के ऊपर भी आप वो फ़िल्टर लगा सकते हैं, वाटर सॉफ्टनर लगा सकते हैं। और उसके बाद कोई शैम्पू ऐसा ले सकते हैं जिससे ये जो चीज़ें जमी हुई हैं ये उतर जाएं। और थोड़ा बहुत बालों को ऑयल भी लगा सकते हैं, और बार बार उसको ओवर वॉश ना करें। हाँ, जब व्हेन योर बॉडी पुशेस हेयर टू रेस्ट, अच्छा जी, जब भी होगा आ शॉक टू द सिस्टम कैन ट्रिगर हैवी शेडिंग, तो 2 से 3 मंथ के बाद आपको उसका नुकसान महसूस होगा। हाई फीवर और इन्फेक्शन में, मेजर स्ट्रेस में, सर्जरी, ब्लड लॉस में, पुअर स्लीप में, क्रैश डाइट, वेट लॉस जिस तरह भी करेंगे, अब आपको पता है इंजेक्शन भी आ गए हुए हैं, ओज़ेम्पिक वगैरह, और इससे पहले कीटो डाइट और जितनी भी डाइट्स हैं। मैंने भी बालों में खासा नुकसान किया, और कीटो डाइट मैंने 2 दफ़ा की है, तो मुझे लगा कि उससे बालों में बड़ा नुकसान हुआ है। और स्मोकिंग, ठीक है, तो ये भी सारी, अब इसको देखें, ये चीज़ें। तो बालों के लिए बेस्ट फूड्स क्या हैं? सबसे पहले प्रोटीन्स होंगी, क्योंकि मन पता है 90% ज़्यादा तो बाल प्रोटीन है। उसमें अंडे, चिकन, फ़िश, गोश्त और लेंटिल्स, दालें, बीन्स, चना, राजमा वगैरह, और दूध और योगर्ट। और दूध में जब भी हम बात करेंगे तो ये खुला दूध कई दफ़ा इतना स्टैंडर्ड का नहीं मिलता, दूध अच्छा होना चाहिए। ये कोई चाहे डब्बों वाला ले लें, इम्पोर्टेड को ले लें, ड्राई मिल्क ले लें, नहीं तो ये बेकरीज़ में मिलता है जो वो ठंडा रखते हैं, उसके बाद वो भी इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा फ़र्क, कीमत में ज़्यादा फ़र्क नहीं है उसका और खुले दूध का। उसी का अगर आप दही जमाएंगे, जब एक दुकान में दूध अच्छा नहीं है तो उनका दही भी नहीं अच्छा हो सकता, खुला दूध दही जो है। अच्छा जी, आयरन आ गया, उसमें जो रेड मीट है और ये कलेजी और पालक साग, फिर उसमें आ जाता है ये दालें और चने और गाजरें, गाजरें नहीं, ये खजूरें, और ये शक्कर, गुड़। विटामिन सी आ गया, ऑरेंज और माल्टा, अमरूद और आंवला, टमाटर और लेमन। जिंक आ गया, मीट, पम्पकिन, सनफ्लावर सीड्स, और यही आ गया, चने आ गए, नट्स आ गए, और दही आ गया। विटामिन डी, सनलाइट और मिल्क फोर्टिफाइड जो होता है जिसमें विटामिन डी होती है, एग्स और फैटी फिश, B12 और फोलेट। ये जितने एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें विटामिन B12 होती है, जैसे दूध, अंडे, गोश्त, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फिर आपको इसमें सप्लीमेंट करना चाहिए, विटामिन D12 लेना चाहिए, क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट में ज़्यादा होता है। और हेल्दी फैट्स जो है ना, वॉलनट्स, आलमंड्स, फ्लैक्स सीड्स वगैरह है, ठीक है ना। मुतवाज़िन ग़िज़ा ही बालों की असल जो है ना ग़िज़ा है, मुतवाज़िन सब कुछ होना चाहिए उसमें। अच्छा जी, डेली रूटीन क्या होनी चाहिए? प्रोटीन खाना चाहिए, आयरन लेना चाहिए, और विटामिन सी रोज़ लेना चाहिए। हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा सिर्फ बाल धोने चाहिए। सल्फेट फ्री शैम्पू होना चाहिए,
और एयर ड्राई करना चाहिए जब ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा उसे गर्म नहीं ड्राई करना चाहिए। ऑयल कभी कभार बालों में लगा सकते हैं, टाइट बालों को ना बांधें और सही तरह सोएं। और बार सोप नहीं, डेली वॉशिंग नहीं, हीट स्टाइलिंग डेली नहीं, टाइट पोनीटेल्स नहीं, और वेट बालों को ब्रश नहीं करना, बहुत ज़ोर ज़ोर से तौलिया नहीं मारना, ठीक है ना दी। और मिरेकल शैम्पू ये सब मेरा ख्याल है इतना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, डॉक्टर को कब देखना है जी? डॉक्टर को देखना है कहीं पैची लॉस हो, सुराख जगह जगह से कुछ जगह आ जाए जहाँ पे बाल नहीं है। अगर आपके स्कैल्प में कोई खारिश है, कोई उस तरह वो है, और अदर सिम्टम है कि भाई टायर्डनेस भी है, वेट भी है, पीरियड्स का प्रॉब्लम भी हो गया है, अनवेल है, तो इसका मतलब है कोई सिस्टम को गड़बड़ हो रहा है, कोई थायराइड की प्रॉब्लम है। अच्छा जी, और अगर आपकी जो भी थी शेडिंग या ये वर्सनिंग होती जा रही है, और ख़राब होते जा रहे हैं बाल, कम होते जा रहे हैं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, या डिस्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, आपको इससे डिप्रेशन हो गया, टेंशन हो गई है, तो आप डॉक्टर को देखेंगे। अच्छा जी, एविडेंस बेस्ड जो ट्रीटमेंट्स हैं, जो कॉज आपने देखा उसका करेक्ट द कॉज, आयरन, विटामिन डी, थायराइड, ट्रीट इलनेस, फिक्स डाइट, ठीक है ना, हाईएस्ट यील्ड, चीप, चेक फेरेटिन, विटामिन डी, टॉपिकल, ये मिनॉक्सीडिल बड़ा मशहूर दवाई है, ये आप उसको लगा भी सकते हैं, अब खाने वाली भी आ गई हुई है, ठीक है ना। तो इसी तरह जो टेस्टोस्टेरोन के साथ कोई स्टीरॉयड टाइप है, फाइनास्टीराइड है, मेन के लिए, और स्पाइरोनोलेक्टोन है, ये शाहबावर दवाई होती थी औरतों के लिए, तो औरतों में यूज़ हो रही है, लेकिन अंडर सुपरविजन होगी सब कुछ। ये जितनी जो मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ अंडर डॉक्टर के सुपरविजन में होंगी, ठीक है। वह प्रेगनेंसी में ये नहीं दे सकते आप। अच्छा जी, और पीआरपी लोकल आपके हैं, माइक्रो नीडलिंग है, ट्रांसप्लांट है, ये आप देख लेंगे कि कितना अफोर्ड कर सकते हैं और कितना ये फ़ायदेमंद है आपके लिए। और की जो टेकअवेज़ हैं कि जी 50 से 100 बाल रोज़ उतरेंगे, ये नॉर्मल है, ठीक है। आप टूटा हुआ बाल जो है ना वो गड़बड़ है, शेडिंग नॉर्मल है, जड़ से तो बाल उतरेगा ही ना, फिर जो नए निकलेंगे। और उसकी पैटर्न देखेंगे, मेन और वीमेन में, मेन में ये जवानी से शुरू हो जाते हैं, और औरतों में मेनोपॉज वगैरह में आप बाल कम हो जाएंगे, तो ये ग्रेजुअल होगी। हाँ, और इसको गेस नहीं करना, टेस्ट कराने हैं आपने। और शैम्पूज़ जो हैं वो बड़े एहतियात से सल्फेट फ्री होने चाहिए, और कॉज को देखें, प्रूव करें, नहीं तो और इतना स्ट्रेस में ना डले, ठीक है जी। तो ये सारी बात है जी। तो इसमें कुछ चीज़ें नेचुरल हैं, जेनेटिक हैं, उनको आपने उनसे परेशान नहीं होना, और जो चीज़ें आप ठीक कर सकते हैं, मिथ्स के पीछे ना लगें। हर जो बंदा बात कहता है उसके पीछे नहीं लगना, डॉक्टर्स की बातें सुननी है, और आपने जो डेफिशिएंसीज़ हैं, डाइट अपनी अच्छी करनी है, नींद अच्छी करनी है। ले जनाब, बहुत शुक्रिया जी।